बुलेटिन की शुरुआत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और वो ये है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की डेड बॉडीज को एक्सरे के लिए कॉलविन हॉस्पिटल लाया गया है। उसी कॉलविन हॉस्पिटल जहां पर बीती रात गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई थी। पंकज जी, क्या खबर है? देखिए, इसमें एक प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम से पहले। जहां स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था दोनों को पोस्टमार्टम के लिए, वहां ये फुल बॉडी एक्सरे की सुविधा नहीं है। इसीलिए ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये गेट नंबर 1 हो गया, ये गेट नंबर 2 हो गया। पीछे गाड़ियां दिख रही हैं आपको, तो गेट नंबर 2 से दोनों की बॉडी को लाया गया है और उसमें फुल बॉडी एक्सरे होगा। उसमें देखा जाएगा कल जो कई राउंड फायरिंग हुई है, तीनों बदमाशों ने जो से मारा है अतीक और अशरफ को, तो उसमें कोई उसके बॉडी में गोली फंसी हुई तो नहीं है। पोस्टमार्टम करने से पहले ये लीगो मेडिकल जो है वो प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए दोनों की बॉडी को यहाँ लाया गया। और देखिए, इसी गेट से लाया गया था, इसी गेट से अतीक अहमद उतर कर आया था और ठीक इसी जगह पर, यानी ये जहां पर सफेद चूना डाला गया है, यहीं पर गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजा था और यहीं पर गोलियां मारी गई थी और ये इलाका पूरा खून से सन गया था। अब उस इलाके में चूना डाल दिया गया और इस वक्त पूरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। एक बार सिक्योरिटी की तस्वीरें और उसके बाद अपने सहयोगी विनय रघुवंशी के पास चलूंगा। और आप देखिए, पीएससी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बार फिर से इसी परिसर में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की डेड बॉडीज को लाया गया है एक्सरे के लिए। जैसा कि मेरे सहयोगी पंकज बता रहे थे, बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया कि उस गेट पर, जिस गेट से अशरफ और अतीक की डेड बॉडीज को एक्सरे के लिए लाया गया है, उस गेट पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, आगे किसी को बढ़ने की इजाजत नहीं है। यहां के बाद पंकज जी प्रोसीजर क्या होगा? इसके बाद फिर से वही स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा और दोनों अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम होगा। और उस पोस्टमार्टम के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, डॉक्टरों का पैनल होगा, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फिर उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके परिवार को दिया जाएगा, फिर वो सुपुर्द खाक होगा। अच्छा, और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, अशरफ अहमद की भाभी है, वो इस पूरे मामले में सरेंडर करने की खबर आ रही है। क्या कुछ है वो डिटेल्स बताएंगे विनय रघुवंशी। विनय, कल से आप इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई, लेकिन ये बताइए, खबर ये आ रही है कि शाइस्ता परवीन इस मामले में सरेंडर कर सकती है। कहां पे सरेंडर कर सकती है, थाने में या कोर्ट में, कहां जाएंगी, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो हम लोगों के पास जो इनपुट मिली है वो ये है कि 3 थाने ऐसे हैं जहां पर शाइस्ता परवीन के जो वकील हैं उन्होंने आज सुबह से ही डेरा डाल रखा है। यानी कि पूरा मुफ्ती थाना है और खुलदाबाद थाना है और एक धूमनगंज, जहां पर शाइस्ता परवीन के जो वकील है वो वहां पर लगातार बरकरार बने हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन किसी वक्त भी इन तीनों थाने में से किसी भी थाने में आके सरेंडर कर सकती है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि एक तरफ जहां पर उसके पति और उसका जो देवर जो है वो दोनों मौत के घाट उतार दिए गए हैं, वहीं उसका बेटा जो है असद को भी कहते मौत के घाट उतार दिया गया इनका एनकाउंटर में। तो 2 बेटे जो हैं उसके अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, उमर और अली, और वहीं 2 नाबालिग जो उसके बेटे हैं, अबान और कहते हैं एजम, वो भी कहते हैं बाल संरक्षण गृह में। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन के पास अब कोई ऑप्शंस नहीं बचा है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। लेकिन इस बीच ये पूरा घटनाक्रम कब, कहां, कैसे हुआ, वो डिटेल आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो डिटेल में पहुंचा रहा हूं आपको। एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश। भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले चलाने वाली गन भी इनके हाथों में देखी जा सकती है, डंडे इनके हाथ में है, राइफल्स इनके हाथ में है, क्योंकि संभावना ये जताई गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत के बाद पूरे प्रयागराज में माहौल खराब हो सकता है और एहतियातन चकिया से लेकर, इसके अलावा धूमनगंज से लेकर, कॉलविन हॉस्पिटल से लेकर, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज से लेकर हर जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन कल क्या हुआ था वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वीरेंद्र, मेरे कैमरा पर्सन, आपको दिखाएंगे तस्वीरें, सीधे आपको बाहर लिए चलते हैं और बाहर से लेकर अंदर तक की तस्वीर दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह हत्याकांड कैसे हुआ। दिन के उजाले में आपको बताते हैं, बीती रात 10:30 बजे इसी सड़क से, जो धूमनगंज थाने से यह सड़क आती है और ठीक मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय, यहां पर उसका मेडिकल कराया जाना था। दोनों ने अनईजीनेस की शिकायत की थी और यह बताया था कि उन्हें उलझन है। इस बात की शिकायत के बाद 11 पुलिसकर्मी 3 गाड़ियों में सवार होकर इसी हॉस्पिटल में उनको लेकर आए। गाड़ी यहां से यू टर्न लेती है, यू टर्न लेने के बाद तीनों गाड़ियां यहां पर रुकती हैं। सबसे आगे एक व्हाइट कलर की बोलेरो होती है, बीच में एक महिंद्रा DI जीप होती है और उसके ठीक पीछे एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो होती है। बीच वाली गाड़ी में अतीक अहमद सवार रहता है और उसको उतारा जाता है। पुलिसकर्मी उसका घेरा बनाते हैं और इस दौरान इसी गेट से, जहां पर ये तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही है, बॉडी आर्मर पहने हुए हैं, बॉडी कैम्स लगाए हुए, राइफल, डंडे, आंसू गैस के गोलों से लैस होकर, क्योंकि इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद की डेड बॉडीज
इसी हॉस्पिटल में जहां कल गोलीकांड हुआ था और पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। न सिर्फ पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया बल्कि अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ अहमद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वो लोग यहां गाड़ी से उतरते हैं और इसी रास्ते से होते हुए इसी गेट का दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद वो यहां से दाखिल होते हैं और यहां तक पहुंचते हैं मीडिया कर्मी जो कि पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये खबर लग चुकी होती है कि धूमनगंज पुलिस उनको लेकर मेडिकल कराने के लिए इस कॉल्विन हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। ठीक यहां पर जहां पर इस वक्त व्हाइट पाउडर नजर आ रहा है, ठीक इसी जगह पर अतीक को रोकने की कोशिश होती है। अतीक इस तरफ से गेट के अंदर दाखिल होता है, अतीक को यहां पर रोकने की कोशिश होती है और वो पत्रकारों का सवालों का जवाब देने के लिए ठिठकता है, एक कदम रुकता है और उससे पूछा जाता है कि असद के अंतिम संस्कार में आप शामिल क्यों नहीं हुए। अतीक जवाब देने की कोशिश करता है और ये कहता है कि मुझे अनुमति नहीं मिली तो मैं क्या करूं। अगला सवाल जैसे ही पत्रकारों ने दागा उसके बाद सवाल का जवाब नहीं आता है, बल्कि गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज जाता है। उस वक्त अतीक के साथ तकरीबन 11 पुलिसकर्मी मौजूद थे, क्योंकि 32 से लेकर 42 तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी थाने में जब अतीक अहमद रहता है। और उसके बाद आप देखिए कि यहां पर सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है। हमारे लगातार तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। पंकज जी, जब रात में पुलिसकर्मी, क्योंकि FIR जब मैं देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि ये कहा गया 19 पुलिसकर्मी थे, लेकिन मौके पर जब जो लोग थे, क्योंकि हम उस स्पॉट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गोली मारी गई थी, इसी गेट से अतीक अहमद दाखिल होता है, लगभग 10 से 12 कदम गाड़ी से उतरता है और यहां पर आता है, पत्रकारों का सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। जवाब दे पाता, उसके बदले गोलियां चलती हैं और उसमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब धूमनगंज से जब भी अतीक और अशरफ को काफिले में ले जाया गया है, आपने 3 गाड़ियां देखी होंगी, एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो और 2 बोलेरो गाड़ी। लेकिन कल जब रात 10:15 बजे के करीब में 10:20 के करीब में यहाँ पर अतीक और अशरफ को लाया जाता है तो बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं रहती है, 2 ही बोलेरो रहती है। यानी सुरक्षा के जो पहले से इंतजाम होने चाहिए थे उससे भी कम था और गाड़ी को आप अंदर भी ला सकते थे। दोनों गाड़ियां वहां रुकी, पैदल ही उसको लाया गया, पत्रकार उसके साथ थे। उसके बाद जो हुआ वो सारा वीडियो में आपने देखा है। लेकिन जो जर्नलिस्ट के भेष में हत्यारे आए थे उनकी गाड़ी यहां पर पार्क थी और मैं वो तमाम निशान पंकज जी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये निशान देखिए, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम जब यहां पर आई है, मार्किंग की है, तो मुझे 26 मार्किंग नजर आ रही है। वो मार्किंग्स दिखाइए, देखिए 17 नंबर की मार्किंग, 18 नंबर की मार्किंग, 19 नंबर की मार्किंग, 20 नंबर की मार्किंग और इसके साथ साथ इस तरफ देखेंगे आप तो यहां लगभग 26 मार्किंग की गई है और ये व्हाइट कलर के गोले में आपको नजर आएगा। यहां तक कहीं पर बुलेट बिखरी हुई थी, कहीं उनकी बाइक थी, कहीं कैमरा था, कहीं हाथ में माइक आईडी थी, कहीं पिस्टल थी, कहीं जो कार्ट्रिजेस थे वो पड़े हुए थे। उन सब के बीच इस इलाके को FSL ने अपने घेरे में लिया था। विनय, इस इलाके को फिलहाल तो खाली कर दिया गया है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, डू नॉट क्रॉस के बोर्ड हटा दिए गए हैं, लेकिन जब सब कुछ यहां हो रहा था उस वक्त जो जर्नलिस्ट यहां पर मौजूद थे उनसे आपने बातचीत की थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली और किन परिस्थितियों में यह गोलीकांड हुआ? देखिए, जो इस वक्त घटना के समय जो जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, जो उन्होंने बताया, वो मंजर वाकई में देख के और सुन कर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पूरा प्री प्लान हो, क्योंकि उन लोगों का लोकेशन भी जो है वो पुलिस को मिला था कि घटना से एक दिन पहले वो जो तीनों बदमाश हैं वो यहाँ पे मूवमेंट किए थे। यानी कि उन्होंने बाकायदे रेकी की और ये अनुमान लगा लिया कि मीडिया से अच्छा कोई सहारा अतीक अहमद और अशरफ के नजदीक जाने का, के घाट से उतारने का नहीं है, उसके घाट, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी, उसके बाद उन्होंने कैमरा कहीं से अरेंज किया होगा, फिर ID कहीं से अरेंज करी और उसके बाद वो धीरे धीरे उस नजदीक तक आए और जब उनको लगा कि सही और सटीक निशाना लग सकता है तो उन्होंने उस मौके का तुरंत फायदा देखते हुए उठाया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने गोलियां जब दागी तो उनके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे, यानी कि कहा जा सकता है ये बिल्कुल प्रोफेशनल किलर थे। लेकिन पुलिस की जो FIR है उसमें जो कहानी है, उस कहानी में बड़े सारे झोल हैं। पुलिस एक तरफ ये कह रही है कि वो हत्या करके, FIR में जो बात मेंशन है कि वो हत्या करके भाग जाना चाहते थे, तब वीडियो कुछ और गवाही दे रहा है। इसी परिसर में जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर गोलीबारी हुई, वो तमाम निशान देख रहे हैं और इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती देखिए कि हत्याकांड के बाद भी इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया है। एक बार फिर से अतीक और अशरफ की डेड बॉडीज को यहां पर लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि हत्यारों ने आखिरकार रेकी कब की, उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, और सवाल यह भी है कि आखिरकार उन्होंने पत्रकारों का चोला ओढ़ा तो क्यों ओढ़ा। पंकज, ये बताइए कि आखिरकार सबसे इजी टारगेट इतनी आसानी से, जो थ्योरी पुलिस के FIR में है, वो थ्योरी तो ये कहती है कि हम फेमस होना चाहते थे, हम यहां पर आए और
और हम एज अ जर्नलिस्ट आए, हम सरेंडर भी नहीं करना चाहते थे, हम भाग जाना चाहते थे, लेकिन वीडियो कुछ और कहानी बयां कर रहा है, एफआईआर कुछ और कहानी बयां कर रहा है। मामला और माजरा क्या है? देखिए, बात सही है कि सवाल उठते हैं और सवाल उठने भी चाहिए। वीडियो के एक हिस्से में अगर आप देखिएगा तो दो तीन पुलिस वाले हैं, एक एसएलएंट्स को वो पकड़े हुए हैं इस तरीके करके, और वो चिल्ला रहा है और धार्मिक नारे लगा रहा है। पुलिस का ये क्लेम है कि वो भागना चाहते थे, हमने पकड़ लिया है, जबकि आपने देखा होगा कि वो बहुत इजीली थे और पुलिस वालों ने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं किया जब वो फायर कर रहे थे। हालांकि पहले ये बात आ रही थी कि उन लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन एफआईआर की कॉपी में ये दिख रहा है कि नहीं, सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो भागना चाहते थे।